Assalamu alaikum dear students. Number of participations in the show. Just kindly give me your feedback. Are you listening to me before starting the lecture? I really need your feedback. Your students, kindly give me your feedback in the comment box. That are you listening me? प्लीज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे फीडबैक चाहिए कि वॉइस क्लियर है, आपको वॉइस आ रही है। तो इधर से इट्स मीन क्योंकि इन्होंने क्वेश्चनिंग भी करनी। Today we are going to study about the chapter number 12 and assignment number B और MCQ से स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ से आपके पास which statement is correct about the convex mirror। तो सबसे पहले अगर आपके जहन में मिरर की नेचर होगी तो तभी आप उसका जो है वो ठीक तरह से जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में देखिए कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। और कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम आपको पता है, कौन सा नाम होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। अगर लेंस में यही बात कर रहे होते तो ये कन्वर्जिंग होता, लेकिन चूंकि ये मिरर में बात हो रही है इसलिए ये कौन सा मिरर है, ये हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर है। एंड डाइवर्जिंग थिंग ऑलवेज मेक अ स्मॉल इमेज एज कंपेयर टू इट्स ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, देखें पहला ऑप्शन है साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दूसरा है ओनली विजुअल इमेज इज फॉर्म, ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है। आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ये भी ऑप्शन इसके लिए ठीक है। सो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब है ये चारों ऑप्शंस जो है कन्वेक्स मिरर के बारे में जो है वो बिल्कुल ठीक है। पहली कि ये अपना जो इमेज है ऑब्जेक्ट्स के साइज से छोटा बनाता है, दूसरा ये किस तरह का इमेज बनाता है, विजुअल और इरेक्ट, तीसरा इसकी आउटर सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, और चौथा हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो कौन सा है, ऑल ऑफ दिस। पहले के लिए डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। दूसरा द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास। सो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल हमारे पास कितने डिग्री होता है, आई थिंक सो 42 डिग्री। और हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा वाला है, ऑप्शन सी। थर्ड जी
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। तो आइस का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये साइड में टेबल पर गिवन भी है हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो टेबल में गिवन है बुक में साइड इंफॉर्मेशन में। तो हमने आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है जो कि कितना होता है 1.31 इज योर राइट आंसर। सो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। फोर्थ वन, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आपने ये फॉर्मूला बखूबी पढ़ा हुआ है कि f is equals to r by 2, which means the focal length is the half of the radius of curvature. So which is the correct option? B is your right answer. 5, the index of refraction depends upon। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n is equals to c over v। इससे मुराद क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं ये हमारे पास क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किस चीज में डिपेंड करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है द फोकल लेंथ, उस पर डिपेंड नहीं करता। इमेज डिस्टेंस इस पर भी डिपेंड नहीं करता और स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करता। सो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 6, द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड। तो ये भी आपको टेबल में मेंशन है कि डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है। आपके पास क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, अच्छा जी आपके पास डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहां से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। n is equals to sin, कैलकुलेटर होगा sin sin 90 हमारे पास 1 होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड के लिए हमारे पास वैल्यू गिवन है 2.42। तो c is equals to sin inverse 1 over 2.42। यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकल आएगा डायमंड के लिए। साइंटिफिक कैलकुलेशन। काइंडली आई नीड योर फीडबैक कि इस ऑप्शन को जरा कैलकुलेट करें। साइन इनवर्स 1 over 2.42 और इसका मुझे आंसर जो है वो फीडबैक में मुझे बताएं कि ये कितना निकलता है, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अवेलेबल हियर। एक्चुअली ना इनकी समस्या ना तो
लाइबा शकील, आर यू लिसनिंग मी? बेटा आपको आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, 24.4 इट्स मीन 4 को निगलेक्ट करें, राउंड ऑफ करके आपके पास आंसर है 24। ठीक है, आपका क्रिटिकल एंगल कितना है? 24 डिग्री। तो देखिए मेरा बेटा कैसे हमने निकाला कि हमारे पास स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला होता था ना, n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल बन रहा हो तो आपका रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो कितने डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। सो sin 91 होता है। ये sin c से मैंने क्रिटिकल एंगल को डिनोट किया, इसकी मैंने जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज कर दी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42। 1 को 2.42 पे डिवाइड करेंगे और ये साइन इधर आके कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स। यहां से आपका क्रिटिकल एंगल 24 निकला। सो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 7 जी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 8वां जी, रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपने कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। क्या क्या कंडीशंस थी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किस एंगल से ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। और रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हो, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। सो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 9th जी, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पर डिवाइड करते हैं, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? हाफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये तो किस चीज का फार्मूला है? फोकल लेंथ का फार्मूला है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 10th जी, इनकन्वेक्स मिरर। देखिए कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है, जो कि कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। इन कन्वेक्स मिरर फोकस इज, तो कन्वेक्स मिरर में फोकस इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इन कन्वेक्स मिरर फोकस इज अंडर द मिरर, गलत। इन फ्रंट ऑफ मिरर, गलत। ऑन द मिरर, गलत। बिहाइंड द मिरर, ये वाली ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 11, the pole of the spherical mirror is also known as vertex of the mirror. D option is your right answer. 12, 1 diopter, ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है। 1 diopter किसके इक्वल होता है? 1 पर मीटर के इक्वल होता है। ये हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है मेरा बेटा? कि 1 diopter
1 diopter is always equals to 1 per meter. So which option is your right answer? A option. Thirteen. The pole of the spherical mirror is called vertex D. जी ठीक है वो मैंने गलती से 12वीं का पहली स्टेटमेंट पढ़ लिया। 11 का ये थोड़ी सी बाय मिस्टेक मैंने 13 ऑप्शन की स्टेटमेंट पहले पढ़ ली है, 11 की मैंने पढ़ी नहीं थी। कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इमेज, तो कन्वेक्स मिरर जो है वो किस तरह का इमेज प्रोड्यूस करता है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सो बी ऑप्शन है 11वीं का, डी नहीं है। 12 वाले का ए ही है और 13 का डी था। द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर बेटा देखिए आप ना दो चीजों में कंफ्यूज हो रही हैं कि अगर आपने एमीटर से किसी भी सर्किट का पूरा एमीटर बना हुआ है, उससे किसी सर्किट का करंट मेजर करना है, तो आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि करंट इज ऑलवेज सेम इन अ क्लोज पाथ, कि किसी भी क्लोज पाथ में करंट जो है ऑल ओवर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है। इसीलिए हमेशा आप एमीटर को किस में लगाते हैं? सीरीज में, किसी भी सर्किट में जब आपने उस सर्किट का क्या मेजर करना हो? करंट। लेकिन अगर आपने उसी सर्किट का वोल्टेज मेजर करना है तो उसके लिए आप वोल्ट मीटर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वोल्ट मीटर को उसी सर्किट में किस सूरत में लगाएंगे? पैरेलल। अब आप यहाँ पर चीज को बना रहे हैं, वो बात हुई ये चीज बने हुए की, यहाँ पर आप चीज को बनाने लगे हैं। अब उन्होंने सवाल किया है कि एम मीटर को किस तरह डिजाइन करते हैं। तो एम मीटर को हम किस तरह डिजाइन करते हैं कि आप गैल्वानोमीटर के जो है वो क्या कहते हैं? पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस इसलिए लगा देते हैं गैल्वानोमीटर के पैरेलल में, ठीक है? तो इसलिए शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। हमने ये नहीं कहा कि गैल्वानोमीटर को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में, हम शंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कि मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको डायग्राम बनाकर वजाहत करूं तो ये आपके पास कोई एक बैटरी है सर्किट की, ये आपके पास उसकी लोड रेजिस्टेंस है, ये आपने गैल्वानोमीटर जो है वो अटैच की हुई है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आपने शंट रेजिस्टेंस लगानी है तो वो इसके पैरेलल लगाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, बाय द ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ा हुआ? V इज इक्वल टू IR, तो V ओवर R इज इक्वल टू I। तो जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी? करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसलिए जो आप वहां पर पढ़ रहे हैं वो आप जो कंफ्यूज हैं वो किस तरह कंफ्यूज हैं कि आप गैल्वानोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो बात आपने लिखी है ये आपने एमीटर को बनाने के लिए और वोल्टमीटर को बनाने के लिए लिखी है। अगर आपने एमीटर बनाना है तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, ज्यादा से ज्यादा उस सर्किट से करंट पास करे, हम उस करंट को मेजर कर ले। तो हमने वो क्या बनाया होगा? एमीटर। इसी तरह अगर हमने वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम गैल्वानोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस इसलिए अटैच करते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो रिड्यूस हो जाए और जितनी हमें चीज मिकदार मिले वो किसकी हो? वो सिर्फ वोल्टेज की हो। ये आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ है? इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इसकी? जिसने सवाल किया था उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 38
बेटा R3819 आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? R3819 बेटा आपको ये बात समझ में आई है कि वो जो है वो आप डिजाइनिंग का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वहां पर आप इस चीज को नहीं देख रहे कि आपने गैल्वेनोमीटर को किस तरह अटैच करना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को जब भी आपने मेजर करना हो तो आप वोल्ट मीटर इस्तेमाल करती हैं। वोल्ट मीटर से बैटरी का एक टर्मिनल वोल्ट मीटर के क्या कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल में, और बैटरी का एक टर्मिनल बैटरी वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल में लगा दे तो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाता है। और अगर सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो सर्किट की एक पॉजिटिव वायर जो है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में लगाते हैं, और सर्किट की जो नेगेटिव वाली वायर होती है वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल में अटैच करते हैं। एंड पे मैं कर दूं एक और है दो scroll down versus जी EMF, ये एक बच्ची ने सवाल किया है R5968 अदीन अकील ने कि क्या EMF और पोटेंशियल डिफरेंस सेम टर्म्स हैं? जी, इन केस ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स EMF का भी यूनिट जो है वो वोल्ट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, इसलिए दोनों ही सेम टर्म्स हैं। गैल्वेनोमीटर को सीरीज या पैरेलल में किस सिनेरियो में बनाने के लिए पूछ रहे हैं। ये गैल्वेनोमीटर एक्चुअली हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जरा सुने मेरा बेटा। गैल्वेनोमीटर को अगर किसी सर्किट में आपने करंट मेजर करना हो तो सीरीज में अटैच करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ माइनर हद तक जो है वो करंट को मेजर कर सकता है। लेकिन अगर आप बनाने की बात करते हैं तो उसके साथ अगर आप शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं और हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं। अगर आप खाली गैल्वेनोमीटर की बात कर रही हैं तो गैल्वेनोमीटर को सिर्फ और सिर्फ हम सर्किट में इस चीज की डिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि क्या जो सर्किट हमने बनाया वह इसमें करंट मौजूद है या नहीं है। तो करंट की डिडक्शन के लिए हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और वो हमेशा किस तरह लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशनशिप होता है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ज्यादातर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला देखें, ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये आपके पास क्रिटिकल एंगल है। बोथ आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ज्यादातर, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होते हैं, लेकिन साथ एक और चीज का एडिशन है एंगल ऑफ साइन का। ये किसके है 3819, मैं आपको समझाता हूं बेटा, इधर गौर करें। आपने सवाल किया कि अगर ये आपके क्वेश्चन के लिए मैंने डायग्राम बनाई है, दैट इज अ बैटरी, और ये कोई रेजिस्टेंस है जिसके लिए आपको ये पिन से इस्तेमाल करनी है, और ये आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब आप ये चेक करना चाह रही हैं कि यहाँ पर इस सर्किट में, ये जो सर्किट हमारे पास है, इसमें करंट मौजूद है या नहीं है। तो करंट की डिटेक्शन के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर वो जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्शन करेगी, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि सर्किट में कुछ ना कुछ करंट मौजूद है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हमेशा सीरीज सर्किट में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। आपने यहाँ पर अमाउंट किस चीज को मेजर करना है, करंट को। तो आप गैल्वेनोमीटर को अगर करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं कि कितना करंट है किसी सर्किट में, तो हमेशा गैल्वेनोमीटर को किसी भी सर्किट में सीरीज तरीके से लगाते हैं।
किस कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं? सीरीज में। बेटा किस चीज के कॉम्बिनेशंस नेम? ये आपका क्वेश्चन मजीद एलैबोरेट करें कि किस चीज के कॉम्बिनेशन के नेम्स बताने हैं आपको। कनेक्शन थोड़ा सा क्वेश्चन करना। अगर किसी भी सर्किट में क्लोज पाथ में गैल्वेनोमीटर को कहीं पे भी अटैच कर दिया जाए तो वो हमेशा सीरीज में होता है। ये देखो, ये कौन सा सर्किट है? सीरीज है। एक टर्मिनल से चल रहा है, दूसरे पर एंड हो रहा है, तो ये सीरीज आपके पास चीज है। लेकिन अगर किसी भी एक चीज के दो पॉइंट्स बन जाए, एक से ज्यादा पॉइंट, मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये देखें, ये दो पॉइंट्स बन गए हैं, तो यहां पर यही गैल्वेनोमीटर अब आपने सर्किट में सीरीज में नहीं लगाया हुआ, ये किस में लगाया हुआ? पैरेलल में। ये किस में लगाया हुआ? सीरीज में। अब इसका मसला क्या हो जाएगा? अगर आप सीरीज में गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे तो वो हाई अमाउंट ऑफ करंट बताएगा, जो कि असल मिकदार होगी करंट में, किसी भी सर्किट में जो करंट की मिकदार होगी वो बताएगा। लेकिन अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो पैरेलल में चूंकि करंट डिवाइड हो जाता है, इसीलिए वो मिनिमम अमाउंट बताएगा। तो आपने हमेशा अगर करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करना है तो आप किस तरह लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। जी बेटा, तो आपने गैल्वेनोमीटर को करंट की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए इसको सीरीज में ही लगाते हैं। मैं भी यही बोल रहा हूँ। वोल्ट मीटर और एम मीटर में क्या डिजाइनिंग के लिए पूछ रहे हैं, ये बजाते खुद वोल्ट मीटर या एम मीटर का इस्तेमाल पूछ रहे हैं? R6062 आई एम आस्किंग टू यू कि आप वोल्ट मीटर और एम मीटर के बारे में सवाल कर रहे हैं, लेकिन किस चीज के बारे में? डिजाइनिंग के बारे में या अगर इनके इस्तेमाल के बारे में? तो देखिए, आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है, क्योंकि वोल्ट मीटर से सिर्फ आप जो है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। और अगर आपने एमीटर इस्तेमाल करना है किसी भी सर्किट में तो आप उसको हमेशा हमेशा सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि एमीटर हमेशा करंट मेजर करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, जी बिल्कुल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये वाला फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है। अगर ये स्पीड ज्यादा होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, और अगर ये स्पीड कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी मैंने डायग्राम ये बनाई है। ये एमीटर को डिजाइन किया है कि अगर आपने एमीटर बनाना हो तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो ये एमीटर बन जाएगा। ये वाला, ये आपके पास एमीटर। और अगर आपने वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको RH से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपने एमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस, और अगर आपने वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। जी बिल्कुल, अभी मैंने बताया है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम टर्म है। किसके रिलेशनशिप के बारे में बेटा ये क्वेश्चन प्लीज काइंडली पूरा पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है वो सेम टर्म्स हैं, दोनों के जो यूनिट्स होते हैं वो वोल्टेज ही होते हैं, बस इनको मेजर करने का तरीकेकार जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट का होता है और ईएमएफ हमेशा सिर्फ और सिर्फ बैटरी की होती है। ये मिसाल के तौर पर मैं इसको बनाने के लिए पहले मुझे इस चीज की पिक्चर लेने दें। ये एमसीक्यू नंबर 12 तक हमने इसका पढ़ा हुआ, पहले मैं इसकी पिक्चर ले लूं फिर हम मैं आगे उसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। जी बेटा बिल्कुल यही मतलब है R3819 कि अगर हमने गैल्वेनोमीटर से सिर्फ और सिर्फ करंट को मेजर करना हो तो गैल्वेनोमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। ठीक है,
हिसाब ले लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बुक भी निकाली हुई है। जो एकेडमी वाला नंबर है वो किसके पास है? क्योंकि वो बार बार फिर बुक ओपन करने के लिए देर लग जाती है। प्लीज वेट, थोड़ी देर के लिए सिर्फ वो पिक्चर ले लें वो मैनेजमेंट वाले, तो फिर जो है हम आगे मैं आपके क्वेश्चन के साथ साथ जवाब भी देता हूँ, साथ साथ यहाँ पर भी जो है वो पढ़ते रहते हैं। जी, अगर आप लेंस की थिकनेस को कम करते हैं तो रेडियस कम हो जाएगा, और रेडियस डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ये साइड इंफॉर्मेशन में मौजूद है कि जब किसी भी जगह पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हो तो वो उसके अंदर जो केज के अंदर आदमी होता है उस पर वो इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं कर रही होती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ, जो कि क्या है, E=F/Q। तो उस दौरान फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से वो आदमी जो अंदर मौजूद होता है केज के अंदर वो इफेक्टेड नहीं हो रहा होता। ये दोनों की डिजाइनिंग मैंने बता दी है, एमीटर की भी डायग्राम बना दी है और वोल्टमीटर की भी बना दी है मैंने। अब ये एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, अब फर्दर मैं ये बता दूं बातें, ये एमसीक्यूज हमने 12 तक पढ़े हैं और हमारे पास 10 मिनट भी बाकी हैं। ये देखिए बेटा, ये आपके पास एक वोल्ट मीटर है, लेट्स सपोज ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपके पास वोल्ट मीटर है। अब बच्ची ने सवाल किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क बताएं, तो वो अगर हम थ्योरी में बात करें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिहाज से तो वो दोनों एक ही बात है, दोनों का यूनिट वोल्ट होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो दोनों में एक्चुअली फर्क वो है, वो क्या है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सर्किट है और इसका मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करना है। क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये देखिए, ये कौन सा टर्मिनल है? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये रेजिस्टेंस की कौन सी वायर को अटैच हुआ हुआ है? पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को अटैच हुआ हुआ है और नेगेटिव वाला नेगेटिव। यानी कि मैंने सर्किट का ये पॉजिटिव हिस्सा वोल्ट मीटर के यहाँ पर पॉजिटिव वाले हिस्से में अटैच कर दिया और ये सर्किट का नेगेटिव वाला हिस्सा वोल्ट मीटर के नेगेटिव में अटैच कर दिया। ये सर्किट है। तो इस तरह जो हमारे पास यहाँ पर डिफ्लेक्शन आती है वो हमारे पास रीडिंग जो आएगी वो किसकी आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस की आएगी। और अगर मैंने बैटरी के अंदर से ये पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में लगाई और बैटरी की नेगेटिव वाली तार वोल्ट मीटर के पॉजिटिव वाले में लगाई और बैटरी की पॉजिटिव तार वोल्ट मीटर के नेगेटिव वाले में लगाई, तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज आएगी वो क्या होगी? ईएमएफ होगी। ईएमएफ हमेशा बैटरी की होती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता है? सर्किट का होता है। जी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसका एक नुकसान बताया कि अगर आप गैल्वानोमीटर को पैरेलल में यूज करेंगे तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट से कम वैल्यू ऑफ करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में वोल्ट मीटर को जो है वो सीरीज और पैरेलल में आप इस्तेमाल करते हैं अगर, लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन उल्टा होगा तो आपका वो सर्किट जो है वो ठीक नहीं बनेगा। बस इतनी बात। ये आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है, लेकिन अगर यही वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाली वायर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल में लगाऊं और बैटरी की नेगेटिव वाली वायर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव वाले में लगाऊं, तो मेरे पास जो रीडिंग आ रही होगी वो उस दौरान किस चीज की होगी? वो ईएमएफ की होगी। ठीक है जी। सो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिया था, एमसीक्यू नंबर 12 तक।
अब हमने 13 की तरफ जाना है, उसके लिए मैं ये साइड वाली चीजें मिटा देता हूँ क्योंकि उसकी पिक्चर भी ले ली हुई है। Thirteen MCQs are the pole of spherical mirror is called vertex. 14. If the object distance is 30 centimeter and image distance is -10, what is the magnification? तो देखिए आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, m is equals to q over p। तो q आपके पास कितना है बेटा, है -10 और p है आपके पास 30, तो आपके पास मैग्निफिकेशन कितनी आई, -1/3। सो a ऑप्शन इज योर राइट आंसर। फिफ्टीन। If the ray of light in a glass is incident on air at an angle greater than the critical angle, तो देखो ये पहली जो है आपकी शर्त जो है वो मुकम्मल हो गई। तो इस दौरान आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। सो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 16 which type of image is produced by the converging lens, यानी कि converging lens है तो ये कौन सा लेंस होगा, convex lens होगा of human eye if it view a distance object। अगर ये distance object देख रहा है तो इसका इमेज कैसा होगा, real, inverted and smaller in size। so C ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 17 जी, डैश इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस ऑन स्क्रीन। तो कन्वेक्स लेंस के जरिए कौन सा इमेज बनता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है। सो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सो दैट इज द फीडबैक रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 12 और असाइनमेंट नंबर बी। और अगर आपको कोई क्यूरी नहीं है सो हम आगे चलेंगे। यहाँ तक जो है ये 17 इसी चैप्टर के एमसीक्यूज थे। 6 और 8 लिख दें, ठीक है। इसकी भी पिक्चर ले ताकि मैं बताऊं। जी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि वी हैव वन शॉर्ट ऑफ टाइम तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लेक्चर खत्म होने में 1-2 मिनट रह गए हैं। तो हम देखते हैं 6वें का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूं कि हाउ द थिकनेस ऑफ लेंस इफेक्ट ऑन इट्स फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6 हमने फोकल लेंथ के बारे में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है r/2। ये आपके पास है फोकल लेंथ और ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर इफ द थिकनेस इज reduced then radius is also reduced। कैसे, सो यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा r/4 और फोकल लेंथ आपकी कितने टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी,
So focal length is reduced by 1/4 फैक्टर। ठीक है कि अगर हमने किसी भी लेंस की या मिरर की थिकनेस को डिस्टर्ब किया, अगर थिकनेस बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है रेडियस बढ़ेगा, और अगर थिकनेस को कम करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा। तो इसकी मैंने सिर्फ एक केस की एग्जांपल ली कि अगर फॉर एग्जांपल हमने थिकनेस को कम किया, थिकनेस कम होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ हो गया, वो हाफ को फर्दर हमने सोल्व किया तो वो फैक्टर कितना हो गया 1/4। इसका मतलब आपकी फोकल लेंथ कितने टाइम रिड्यूस हो गई 1/4। ठीक है मेरा बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं आ? तो ये आपने जो इंक्रीज है ये डिक्रीज है उसको किस फॉर्मूला में आपने पुट करनी है वैल्यू को, F = R/2 में। अच्छा जी, कन्वर्जिंग मिरर आपने इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग इमेज एंड डाइवर्जिंग इमेज। तो कन्वर्जिंग इमेज जो है वो क्या चीज होती है मेरा बेटा? देखिए ये आपके पास एक मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर की चूंकि अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, ये आपके पास इंसिडेंट रेज आ रही है सारी की सारी, जो कि किसकी तरफ आ रही है? मिरर की तरफ। जैसे ही वो मिरर से स्ट्राइक करती हैं दे आर रिफ्लेक्ट एट सम कॉमन पॉइंट, वो कॉमन पॉइंट पर जाकर क्या करने लग जाती है? मीट करती है। ये वाली रेज जो कि एफ यानी कि फोकस पॉइंट की तरफ जा रही है इनको रिफ्लेक्टिंग रेज बोलते हैं। जो किसी दूसरे मीडियम से आ रही होती है ग्लास की तरफ वो कौन सी रेज होती है? इंसिडेंट रेज। और जो टकराने के बाद वापस जा रही होती है वो कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये वाली रेज कौन सी है? रिफ्लेक्टेड है। जब ये किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं तो वहां पर एक इमेज बना देती हैं। इस तरह के इमेज को जो कि मिरर के सामने बन जाए इसको हम बोलते हैं, ये कौन सा मिरर है, कौन सा इमेज है? ये कन्वर्जिंग इमेज है। ठीक हो गया। और डाइवर्जिंग के सिनेरियो में क्या होता है? डाइवर्जिंग में क्या होता है कि वो जो रेज इंसिडेंट रेज होती हैं वो आपके जब स्ट्राइक करती हैं तो वो किसी भी एक कॉमन पॉइंट पर रह नहीं पाती हैं, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर चली जाती हैं। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये रेज जो है एक्चुअली बिहाइंड द मिरर किसी एक पॉइंट पर जाकर क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही है और इमेज बना रही है इस पॉइंट पर। ये कैसा है? बिहाइंड द मिरर। और इस इमेज को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग इमेज। ठीक है बेटा,
ये एक एग्जांपल मैंने दिया और ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ये इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है बेटा, ये आपके पास कौन सा वाला इमेज है, ये कन्वर्जिंग इमेज है, और जो इमेज बिहाइंड द मिरर बना वो पास कैसा है, डाइवर्जिंग है। ठीक है, और ये मैंने एक केस पढ़ाया है लेंस के बारे में। आप अगर एक एक एग्जांपल लिख लेंगे कन्वर्जिंग की और डाइवर्जिंग की तो आपकी दो दो एग्जांपलें पूरी हो जाएंगी। मिरर का मैंने बता दिया है, लेंस का आप यानी कि खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो दो एग्जांपलें इसकी पूरी हो जाएंगी। लेंस का बस नाम चेंज होगा, वहां पर जो है वो कन्वेक्स लेंस जो है वो कौन सा इमेज बनाएगा, कन्वर्जिंग, और कनकेव लेंस जो है वो कौन सा इमेज बनाएगा, डाइवर्जिंग। ठीक है, सो ये आपके पास कन्वर्जिंग इमेज और डाइवर्जिंग इमेज होते हैं। हाँ जी, कन्वर्जिंग इमेज हमेशा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, जबकि डाइवर्जिंग हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट यानी सीधा होता है। ठीक है, so thank you so much. If you have any query then you can may ask on the portal, और ये पिक्चर भी आपको सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।